हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। मैं अब्दुल हुसैन एक बार फिर आपके लिए क्लास लेकर आया हूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो सारे एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फेज ऑफ menstrual cycle where the endometrium becomes more vascular and may start to shed। देखिए इसमें एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा वास्कुलर किस समय पर होती है। एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है पूरा 28 डेज अप्रॉक्स का, उसमें सबसे ज़्यादा जो वास्कुलर है वो कब होगी। तो देखिए सबसे पहले तो यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और यहीं पर जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है यहीं पर होती है। तो ये जो फेजेस हैं इसमें हम फेज़ देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें है रीजनरेटिव फेज, नेक्स्ट है आपका प्रोलिफरेटिव फेज, नेक्स्ट सी ऑप्शन है सिक्रेटरी फेज एंड डी मेंस्ट्रुएशन फेज। तो देखिए जो फेजेस हैं इनमें सबसे पहला पेज हम देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो सबसे पहला फेज होता है जो 1 to 5 डेज़ का होता है। और इस टाइम पर जो यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो सेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो 1 से 5 दिन जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं फीमेल में वो इसी फेज के दौरान होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज़। तो प्रोलिफरेटिव फेज में जो है वो 6 to 14 डेज़ का प्रोलिफरेटिव फेज होता है। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अपने सर्ज पर आ जाता है, मीन्स पीक पर रहता है, जो कि कॉज करता है लाइनिंग जो यूट्रस की है उसको ग्रो करने के लिए और थिकर करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड जो फेज आएगा आपका ओव्यूलेशन फेज आएगा, जो कि 14th डे होगा। और इस 14th डे में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो अपनी सर्च पर आ जाएगा, जिससे जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। देन ओव्यूलेशन फेज के डे से ही ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। और ये सिक्रेटरी फेज एक ऐसा फेज है जिसमें कि जो एग है वो रप्चर होके ओवुलेट होके फॉलोपियन ट्यूब में मीन्स मूवमेंट करने लगेगा और एम्पुला की तरफ मीन्स बढ़ने लगेगा। और एम्पुला में जाकर ये स्पर्म का वहाँ पर वेट करता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अकॉर्डिंग टू वेस्ट ऑफ द ऑप्शन जो दिए हैं इसमें जो सिक्रेटरी फेज है जो 14 डे टू 28 डेज तक की ऑलमोस्ट होती है, इस टाइम पर जो वास्कुलर सिटी जो होती है एक लाइनिंग की एंडोमेट्रियम की वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि सिक्रेटरी फेज है। इस फेज में जो वास्कुलरिटी है एंडोमेट्रियम की वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ पर्सन विथ किडनी ट्रांसप्लांट शुड कंट्रोल द इनटेक ऑफ। जब भी कोई पर्सन किसी भी पेशेंट की या पर्सन की किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है उस टाइम उसको कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, फूड सब्सटेंस है जो उसको मीन्स इनटेक उसका है वो लिमिट में करना चाहिए या फिर कम करना चाहिए या फिर ना करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन्स। देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं, फैट भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोटीन है प्रोटीन का इंटेक लिमिट में करना है पर्सन को अगर उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। और स्पेशली 6 to 8 वीक तक ये जो प्रोटीन है इसका कंजप्शन है बहुत लिमिट में करना चाहिए। और लिमिट में क्यों करना चाहिए, इसका कारण ये है कि जो प्रोटीन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। जैसे कि जो कोलॉइड प्रेशर होता है, कोलॉइड प्रेशर का मतलब होता है जो ब्लड में प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन प्रेजेंट रहती हैं वो फ्लूइड को अपनी ओर खींचने का काम करती हैं। और इसके अगेंस्ट में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो फ्लूइड को पुल आउट करने का काम करता है। तो दोनों जो प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। तो अगर कोलॉइड या ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करेंगे तो जो इंट्राग्लोमेरुलर हैं उस पर प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होने की वजह से उस पर प्रेशर इंक्रीज होगा और किडनी का वर्कलोड बढ़ेगा। ओके, तो ऐसी सिचुएशन अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है ऐसी सिचुएशन में प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है
न्यूट्रिएंट्स है जिसको अवॉइड करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन फीमेल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज़ फर्स्ट मार्क्ड बाई। देखिए, फीमेल में जब प्यूबर्टी आती है उस टाइम सबसे पहला जो चेंजेस है, प्यूबर्टी चेंज जो है वो सबसे पहला चेंजेस क्या होगा। तो देखिए, प्यूबर्टी जो आती है एक सिस्टमेटिक वे में आती है, जिसमें जो कि अगर फीमेल में देखा जाए तो 10 से 11 साल की उम्र में प्यूबर्टी आना स्टार्ट होती है और 15 से 17 साल तक की उम्र में प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, प्यूबर्टी को हिंदी में यौवनारंभ भी बोलते हैं, मीन्स प्यूबर्टी का आ जाना। इसमें जो कई सारे फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स जिनको हम बोल सकते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, वो डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस में सबसे पहले जो होता है वो आपका थैलार्की होगा। थैलार्की मतलब ब्रेस्ट बड का डेवलपमेंट होना। ये लगभग 10 साल की उम्र में फीमेल में अप्रॉक्सीमेटली एवरेज सबके जो ब्रेस्ट बड हैं वो डेवलप होने लगते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी वो मीनार्की होती है। मीनार्की लगभग 12 से 14 साल की उम्र में डेवलप होने लगते हैं। मीनार्की का मतलब होता है मेंसेस आना, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आ जाना फीमेल में। नेक्स्ट इसके बाद प्यूबार्की का मतलब होता है कि प्यूबिक हेयर का ग्रो हो जाना फीमेल में। वो नेक्स्ट प्रोसेस ये होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैलार्की करेक्ट आंसर होगा। थैलार्की जो है सबसे पहले प्यूबर्टी का जो फेज़ है वो फीमेल के अंदर हमें देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कनेक्ट्स मसल टू द बोन्स। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। तो देखिए, सबसे पहले कार्टिलेज, नेक्स्ट है आपका टेंडन्स, नेक्स्ट लिगामेंट्स एंड लास्ट एरियोलर। देखिए, कार्टिलेज एक ऐसा बॉडी का पार्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को शेप देने का काम करते हैं। जैसे कि हमारी नोज़ है, ईयर है, इनमें कार्टिलेज होते हैं जो कि शेप में बनाए रखने का काम करते हैं। सेम ऐसे ही ट्रैकिया है जो इनकोलैप्सिबल होती है, जो कोलैप्स नहीं होती है, वो भी कार्टिलेज की ही बनी हुई होती है। तो कार्टिलेज तो मसल टू बोन को कनेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है टेंडन। और देखिए, टेंडन एक ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं जो हमारी मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं टेंडन और लिगामेंट में। लिगामेंट देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, लिगामेंट्स एक ऐसे बॉडी के ऑर्गन हैं जो बोन को बोन से कनेक्ट करेंगे। देखिए, एल फॉर लिगामेंट, एल फॉर बोन। ओके, एल फॉर लिगामेंट, एल फॉर बोन। बोन लॉन्ग होती है तो लॉन्ग से आप याद रखिए, लिगामेंट्स बोन टू बोन को कनेक्ट करेंगे और जो टेंडन है वो बोन टू मसल कनेक्ट करेंगे। और एरियोलर जो हैं, एरियोलर एक फैटी टिश्यू होते हैं जो कि जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसकी कवरिंग पर अटैच रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स होते हैं ये। तो एरियोलर इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका टेंडन। टेंडन इज द करेक्ट आंसर। टेंडन्स कनेक्ट्स मसल टू द बोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज अटैच्ड टू। जो फेरिंग्स का लोअर पार्ट है वो किससे अटैच रहता है। ऑप्शन नंबर ए हायोइड बोन, नेक्स्ट लैरिंग्स, नेक्स्ट ट्रैकिया एंड नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। देखिए, जो फेरिंग्स एक है ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो नेजोफेरिंग्स, सबसे अप सुपीरियर पार्ट, उसके बाद ओरोफेरिंग्स, देन लैरिंजोफेरिंग्स। तो जो लैरिंजोफेरिंग्स है जस्ट लैरिंग्स से अटैच रहता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका लैरिंग्स होगा। ओके, हायोइड बोन एक सिंगल ऐसी बोन है जो कि किसी बोन को आर्टिकुलेट नहीं करती है, मीन्स किसी बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है। एक इंडिपेंडेंट ये बोन गले में रहती है। जब लोग फांसी लगाते हैं सुसाइड करने के लिए तो हायोइड बोन ही ब्रेक होती है गले में। तो हायोइड बोन गलत आंसर होगा। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया लैरिंग्स से कनेक्ट होता है ट्रैकिया और लंग्स तक जाता है, कैरेना पर जाकर डिवाइड होता है। तो ट्रैकिया आपके फेरिंग्स और ट्रैकिया इन दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो लैरिंग्स होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फेरिंग्स का जो लोअर पार्ट है वो लैरिंग्स से अटैच होता है और लैरिंग्स फिर आगे चल के ट्रैकिया से अटैच होता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये फेरिंग्स है, ये आपका लैरिंग्स हो जाएगा जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये आपके ट्रैकिया हो जाएंगे। रिंग्स जो हैं ट्रैकिया की अप्रॉक्स 16 से 20 रिंग्स रहती हैं, सी टाइप्स रिंग्स होती हैं। तो ये जो पार्ट है दिस इज़ दी लैरिंग्स।
और ये जो नीचे का पार्ट है फेरिंग्स का, इसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स का जो लोअर पार्ट है वो लैरिंग से अटैच होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम और सेरिबेलम। देखिए, मिड ब्रेन ब्रेन के मिड में पाए जाने वाला पार्ट है, जिसके बिहाइंड में पाइनियल ग्लैंड्स होती है। ओके, और पाइनियल ग्लैंड्स ही सबसे बॉडी का छोटा ऑर्गन भी कहलाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि सब बॉडी का सबसे छोटा ऑर्गन कौन सा होता है, दैट इज पाइनियल ग्लैंड्स। ओके, नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पार्ट है सीएनएस का, ये हमारे कार्डियक सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ये बड़ा पार्ट नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको हम कहते हैं वाइटल पार्ट होता है सीएनएस का। यहाँ पर चोट लगने से तुरंत पर्सन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है सेरिब्रम, सेरिब्रम और नेक्स्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम जिसको हम हैंड ब्रेन भी बोलते हैं, ये ब्रेन के इंफीरियर पार्ट में पोस्टीरियरली प्रेजेंट रहता है। ये बॉडी को इक्विलिब्रियम और बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम, देखिए सेरिब्रम एक सीट है जो हमारे ब्रेन में एंटीरियरली, जो जिसको हम फोर ब्रेन भी बोलते हैं, जो सीट दिखाई देती है हमें आगे से, जो हम ब्रेन को देखते हैं दो पार्ट में डिवाइड दिखता है, राइट हेमीस्फीयर और लेफ्ट हेमीस्फीयर, जो कॉर्पस कॉलोसम के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। तो जो हमें गायरी सल्काइज ब्रेन में दिखाई देती हैं, तो वो सेरिब्रम का ही एक पार्ट सेरिब्रम ही होता है, जो कि बहुत बड़ा एक ब्रेन का पार्ट होता है। और हमारे थिंकिंग, लर्निंग स्किल्स जो भी हम डेवलप करते हैं, उसमें सब में मोटर एक्टिविटी, सेंसरी एक्टिविटी, सब में जो हमारी हेल्प करता है मेनली सेरिब्रम ही करता है। तो सेरिब्रम इज़ द राइट आंसर। सेरिब्रम जो ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन है, उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है? देखिए, ऑप्शन नंबर है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये ADHD एक मेंटल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट डायबिटीज़, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी माइस्थेनिया ग्रेविस। देखिए, माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि ऑटो इम्यून एक डिसऑर्डर है, जिसमें कि न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है, स्पेशली जो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ऑटो इम्यूनिटी वहाँ पर हो जाएगी, जिससे वो डैमेज हो जाएंगे। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो अपने सिग्नल्स को या मैसेज को कन्वे नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मसल वीकनेस आती है, मसल में ड्रॉप हो जाती है मसल। तो माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं होगा, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, ये एक न्यूरोनल डिसऑर्डर हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट कैंसर, कैंसर एक सेलुलर डिसऑर्डर है, सेल में पाए जाने वाला डिसऑर्डर है, और ये किसी भी सेल में हो सकता है जो डिवाइड होती है सेल, और स्पेशली जो फास्ट ग्रोइंग सेल हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैंसर होता है। जैसे कि हमारी GIT के पार्ट हो गए, GIT की जो सेल्स हैं बहुत ज़्यादा फास्ट डिवाइड होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कैंसर होता है। और जो सेल डिवाइड नहीं होती उनमें कैंसर नहीं होता है, जैसे कि हमारी ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं उनमें कैंसर कभी नहीं होता है, हार्ट में कैंसर नहीं होता है, क्योंकि बहुत नहीं डिवाइड होती हैं। ये जो जो फास्ट डिवाइडिंग सेल हैं उनमें कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर डायबिटीज़, डायबिटीज़ द राइट आंसर, क्योंकि डायबिटीज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। स्पेशली मैं आपको डायबिटीज़ में बता दूं तो डायबिटीज़ टाइप 2 एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें कि जो इंसुलिन है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, या फिर इंसुलिन बनता ही नहीं है, जिस वजह से ये मेटाबॉलिज्म जो है कार्बोहाइड्रेट का नहीं हो पाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज़ को वो कॉज करती है कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज विच फैट ग्लैंड इज नॉन फंक्शनल इन चिल्ड्रन टिल एज ऑफ 12 ईयर। 12 साल की उम्र तक के बच्चों में ऐसी कौन सी फैट ग्लैंड है जो नॉन फंक्शनल रहती है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए सेरुमिनस, बी एक्राइन, सी एपोक्राइन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इसमें से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो एपोक्राइन ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो बच्चों में अंडर आर्म्स में स्पेशली पाई जाती हैं, और इनकी जो ये स्वेट्स ग्लैंड्स हैं वहाँ पर ये एब्सेंट होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों के अंडर आर्म में से जो स्वेट है वो बहुत कम आता है, स्मेल बहुत कम आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एपोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू प्रॉब्लम विथ।
कलर ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है, इनमें से किस पार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो फर्स्ट इज़ लेंस, सेकंड इज़ कॉन्स, थर्ड इज़ रॉड्स, फोर्थ इज़ एक्वस ह्यूमर। देखिए रॉड एंड कॉन्स ये आई के दो पार्ट हैं जो कि स्पेशली विजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो कॉन्स जो है आपका, कॉन्स एक ऐसा पार्ट है जो कलर को सेंस करने के लिए मीन्स हेल्पफुल होता है। इसलिए जब हम रेटिना को जब देखें, जब हम लेंस में देखेंगे रेटिना को, तो ये टू टाइप के फोटो रिसेप्टर कंटेन करता है, एक तो रॉड एक कॉन्स। तो जो रॉड्स है वो सेंसिटिव होता है लाइट के लिए, जो डिम और हाईलाइट होती है उसको सेंस करने के लिए, और जो कॉन्स हैं वो सेंसिटिव होंगी कलर विजन को सेंस करने के लिए। तो यहाँ पर जो कॉन्स है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है उसको उसको कॉज करने के लिए कॉन्स में जब भी प्रॉब्लम होगी तो कलर ब्लाइंडनेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड। CSF ब्रेन के किस पार्ट से सीक्रेट होता है। कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ ब्रेन, वीनस साइनस ऑफ ब्रेन, सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए सब अरेक्नोइड स्पेस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर CSF प्रेजेंट होता है। ओके CSF यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एंड अदर ऑप्शन यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं जैसे कि वीनस साइनस जो है, वीनस साइनस ऑफ ब्रेन, वीनस साइनस एक ऐसा ब्रेन का पार्ट है जहाँ पर CSF को ड्रेन किया जाता है, मीन्स ड्रेन आउट होगा यहाँ से। और ऑप्शन नंबर ए जो कोरोइड प्लेक्सिस यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच सिक्रीट दिस CSF को सिक्रीट करने का काम कोरोइड प्लेक्सिस करता है। देखिए कोरोइड प्लेक्सिस जो है वो वेंट्रिकल्स में पाए जाने वाला एक ब्रेन का पार्ट है। वेंट्रिकल्स में कोरोइड प्लेक्सिस पाए जाते हैं और कोरोइड प्लेक्सिस में एपेंडाइमल सेल्स पाई जाती हैं जो कि बनाने का काम करती हैं CSF को। ओके तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट लंग हैज़ हाउ मैनी लोब्स। देखिए राइट लंग में कितने लोब होते हैं। लंग्स आप देखेंगे तो थोरेसिक कैविटी में 2 लंग्स होते हैं। दिस इज़ दी लेफ्ट लंग एंड दिस इज़ दी राइट लंग। तो राइट लंग आप जब देखेंगे तो राइट लंग्स में आपको 3 लोब दिखाई देंगे और लेफ्ट लंग में आपको 2 लोब्स दिखाई देंगे, है ना। तो राइट लंग कंपेरेटिवली बड़ा होता है लेफ्ट लंग के, क्योंकि लेफ्ट लंग में कार्डियक नोच पाया जाता है जिसकी वजह से लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है, उसमें 2 लोब्स होते हैं। और राइट लंग जो है उसमें 3 लोब्स होते हैं। और आपसे जब पूछा जाए कि कैंसर होने के चांसेस किस लंग्स में ज़्यादा होते हैं, तो राइट लंग्स में हमेशा कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हेयर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3 लोब्स होते हैं राइट लंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पियर्स पैचेज आर प्रेजेंट इन। पियर्स पैचेस किस में पाए जाते हैं, तो स्टोमक में, जैजुनम में, इलियम में या फिर ड्यूडेनम में। तो देखिए पियर्स पैचेस जो हैं आपके इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलियम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो इलियम में कुछ नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम पियर्स पैचेस बोलते हैं, और ये ड्यूडेनम की म्यूकोसा में पाए जाते हैं जो कि कुछ एंटीबॉडीज सीक्रेट करते हैं। तो पियर्स पैचेस आपके इलियम में पाए जाएंगे। इलियम यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर। ओके सो दिस इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं वो थे, जो कि हर प्रकार के एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।